नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में 12 आर्टिकल से लेकर 23 या 24 आर्टिकल तक पढ़ेंगे। उसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यह प्रस्तुति भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालती है। हम अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रत्येक प्रावधान और संबंधित संशोधनों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं मूल अधिकारों का परिचय। तो मूल अधिकारों का परिचय क्या है? मूल अधिकार क्या होते हैं? एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा सामाजिक न्याय, तीसरा लोकतंत्र की नींव होते हैं। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का रक्षा करता है। सामाजिक न्याय व सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। तो मतलब मूल अधिकार हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और लोकतंत्र की नींव के लिए महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार संविधान की आधारशिला हैं जो नागरिकों को राज्य के मनमाने कृत्यों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से प्रेरित है। मतलब मानव के अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करते हैं। सभी तरह से मानव के अधिकारों की रक्षा करने का काम मूल अधिकारों द्वारा किया जाता है। तो ये इनका परिचय था। अब आगे देखते हैं। जो आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या होंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं राज्य का अर्थ। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल होती हैं। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? केंद्र और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकारें और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिका, पंचायत, अन्य प्राधिकरण है सरकारी एजेंसियां। यह परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही लागू होते हैं, व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं। राज्य के विरुद्ध यदि राज्य आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। यानी कि राज्य का मतलब क्या है? राज्य की परिभाषा से मतलब क्या है आर्टिकल 12 में कि राज्य क्या क्या होंगे? केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिका, पंचायत, अन्य प्राधिकरण, सरकारी एजेंसियाँ, ये सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अब देखते हैं आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मतलब मूल अधिकारों को जो भी निम्नीकरण करेंगी या उनको कम करेंगी या कम करने का प्रयास करेंगी, वो विधियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मतलब उनको अपने आप समाप्त कर माना जाएगा। ठीक है, कानूनों की समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर देख लेते हैं। जो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं वे शून्य माने जाते हैं। मतलब कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का हनन करेंगे, कोई भी कानून हो, कोई भी रूढ़ी हो, कोई भी प्रथा चली आ रही है, जो भी मौलिक अधिकारों का हनन करेगी वह अपने आप शून्य मानी जाएगी। ठीक है। न्यायिक समीक्षा, उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। यानी कि उच्च न्यायालय इस पर न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और समीक्षा कर सकते हैं कि किस तरह से ये न्याय योग्य है या नहीं है। ऐसे इस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ऐतिहासिक निर्णय देखते हैं कौन सा है? केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स जैसे मामलों ने न्यायिक समीक्षा को मजबूत किया है ना। केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स मामले जैसे मामलों ने इनको और मजबूती प्रदान की है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता प्रदान करता है, सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून उनका हनन ना करे। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का प्रहरी भी कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का क्या कहलाया जाता है? प्रहरी भी कहा जाता है अनुच्छेद 13 को। ठीक है, अनुच्छेद 12 हो गया, अनुच्छेद 13 हो गया। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 14, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। कौन सा है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। लेकिन सबसे पहले आप ये चीज़ याद, SSS और DS और U, ये आप याद रख लीजिए। SSS DSU। जैसे S से समानता का अधिकार, अगले से स्वतंत्रता का अधिकार, अगले से शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, D से शिक्षा संस्कृति का अधिकार, आयु से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। मैं एक ट्रिक के माध्यम से भी आगे इसको समझा दूंगा या किसी वीडियो में, अगले वीडियो में इसको समझा दूंगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, SSS DSU, SSS DSU। लेकिन हम देखते हैं 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 क्या करता है? कहता है विधि के समझ से समानता का अधिकार, विधि के समझ समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार कहता है। तो विधि के समझ समानता का अधिकार। हाँ, सभी नागरिक कानून के मामले में समान है बिना किसी भेदभाव के। हर नागरिक समान माना जाएगा। ठीक है।
तो 14 क्या कहता है, विधि की समझ समानता का अधिकार। 15 का है क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव का निषेध का बात करता है। 15 क्या कहता है, भेदभाव के निषेध की बात करता है 15। फिर 16 क्या कहता है, अवसर की समानता, सार्वजनिक रोजगार में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, है ना। सार्वजनिक जो नौकरियां निकलेंगी, गवर्नमेंट की जो सभी नौकरियां निकलेंगी उन पर समान अवसर दिया जाएगा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जो जैसे आरक्षण की बात तो अलग बात हो जाती है, 15 की बात हो जाती है, 15 2 3 4 में, तो ये 15 3 4 की बात हो जाती है। लेकिन 16 क्या कहता है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 सबसे महत्वपूर्ण है, अस्पृश्यता का अंत करता है। ये अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करने की बात करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि राज्य, सैन्य या शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कौन कौन सी, शैक्षिक और सैन्य उपाधि छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा राज्य, ठीक है। यह अधिकार भारत में सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना का आधार है, जिसमें आरक्षण और मंडल आयोग जैसे प्रावधान शामिल है। मंडल आयोग, इसकी भी रिपोर्ट 1955 में आई थी, है ना। मंडल आयोग के बारे में इसने आरक्षण के लिए बहुत प्रावधान दिए थे, ठीक है। तो मंडल आयोग का भी हम आगे भी पढ़ेंगे। 14 क्या कहता है, विधि की समझ समता। 15 क्या कहता है, भेदभाव से निषेध। 16 अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। और 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। तो किसके अंतर्गत आते हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य आता है। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भाषण देना, संघ संचरण करना, निवास भंग, भाषण, संघ संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल क्या कहता है, 19 कहता है। 20 में अपराधों से संरक्षण की बात की गई। पूर्वव्यापी कानून और दोहरे खतरे से सुरक्षा की बात की गई। पूर्वव्यापी यानी पूर्वपद कानून लागू नहीं होगा, पूर्वव्यापी कानून और दोहरे दंड, दो एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजाएं नहीं दी जा सकती, ये 20 कहता है। तो अपराधों के संबंध में संरक्षण। फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर 21A की हम बात कर लेते हैं। 21A भी जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। उसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो इस 21A भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण की बात है। गिरफ्तारी के कारणों वकील और 24 घंटों मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। गिरफ्तारी में संरक्षण का मतलब क्या है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास रखा जाएगा, वकील प्रदान किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर पकड़े जाने के 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। ये हमारा मौलिक अधिकार है। आपको एक वकील दिया जाएगा, ये भी हमारा मौलिक अधिकार के तहत आता है। और गिरफ्तारी का कारण जानना भी हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो ये आर्टिकल 22 कहता है, ठीक है। यह अधिकार नागरिकों को व्यापक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। मेनका गांधी मामले में अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया गया। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार देता है। यहाँ पर देख लीजिए, अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार देता है। तो 19 वाक्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 20 अपराधों से संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 से क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 से शिक्षा का अधिकार। 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। 22 से, ठीक है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना, गिरफ्तारी का कारण जानना, ये सब, ठीक है। 22 हो गया। अब हम आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम से संरक्षण। मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम मतलब किसी से, बालाश्रम का मतलब ये होता है किसी से कार्य ले लेना लेकिन उसकी मजदूरी ना देना, बालाश्रम कहलाता है। मानव दुर्व्यापार यानी मानव शरीर की तस्करी करना ही मानव दुर्व्यापार कहलाता है। यह अनुच्छेद मानव तस्करी और बेगार बालाश्रम पर रोक लगाता है। यह मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 23 का कहता है मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम से संरक्षण की बात करता है, यानी कि मानव शरीर का व्यापार नहीं किया जाएगा और बालाश्रम नहीं कराया जाएगा। बालाश्रम होता है कि काम करा लेने के बाद भी उसे पैसा ना दिया जाना, ठीक है। तो 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम से संरक्षण। 24 कहता है बाल श्रम से निषेध। 24 कहता है बाल श्रम से निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। यह बच्चों के शोषण को रोकने में महत्वपूर्ण है। तो 24 क्या कहता है, बाल श्रम से निषेध। ये अधिकार समाज के कमज़ोर वर्गों विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बंधुओं मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो ये आर्टिकल 23-24 हो गया, मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम से संरक्षण। तो आज हम यहाँ पर, ये पहला पार्ट है, आज हम इसको मौलिक अधिकारों का यहीं तक पढ़ेंगे और अगले यानी कि 25 से लगाकर 35 तक अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो आप यहाँ तक वीडियो देखिए, फिर कल हम इसको आगे इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं, ताकि पॉलिटी से संबंधित सभी समस्याओं का हल उन्हें जल्दी से जल्दी और आसानी से मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।